जीवन बागुल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर जिंदगी का एक अलग एंगल और एक अलग विचार लेकर। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है सेबी और एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये दो अथॉरिटीज़ म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, तो इसकी वजह से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होगा कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे लेके भाग गई। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है? शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड कंपनी की कस्टडी में नहीं है आपका पैसा, तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नहीं डूब सकता बिकॉज ऑफ सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स बाय गवर्नमेंट। अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो अपना जो बिजनेस है भारत में बंद करना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें कुछ कंडीशंस होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को अपना बिजनेस भारत में बंद करना है म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो उन्हें कोई दूसरा एक खरीदार देखना पड़ता है जो उनकी कंपनी को टेक ओवर करे सारी स्कीम्स के साथ। उसके बाद जब भी उन्हें कोई खरीदार मिलता है, तो वो सारी प्रोसेस होने तक उनको सारे म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस अपने पुराने नाम से कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। अगर किसी को पैसा निकालना है तो उनको आखिरी दिन तक, यानी टेक ओवर की प्रोसेस के आखिरी दिन तक उनको वो पैसा निकालना अलाउ करना होता है। सारे इन्वेस्टर्स को उनको ये बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे चेंज हुए हैं, एंड अगर आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो या फिर वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन डेंजर कोई भी नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। ये एक प्रोसेस है जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है एज पर सेबी गाइडलाइंस। टेक ओवर की प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके फंड का नाम चेंज होगा, आपका फोलियो नंबर चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपका पैसा जहाँ है वहाँ है। पहली वाली कंपनी आपका पैसा लेके भागती नहीं है, वो सारी चीज़ें हैंड ओवर करती है नई कंपनी को, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा सेफ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अक्सर हमने ये देखा हुआ है कि लोग डरते हैं, म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट, पैसा डूब गया। ये तो कॉइन की एक साइड है। ज़रा आप उन लोगों को भी देखिए कि जिनका पैसा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क भी उतनी उठानी पड़ेगी। सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर नेशनलाइज बैंक है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्राइवेट बैंक्स में मिलेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक नेशनलाइज बैंक से थोड़े से रिस्की होते हैं। प्राइवेट बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कोऑपरेटिव में, क्योंकि रिस्क भी थोड़ी सी बढ़ गई। कोऑपरेटिव से थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा पत्र संस्था में, जो कि और थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होती है। यानी क्या कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, उतनी रिस्क और रिटर्न्स के रेशियो भी ज़्यादा होंगे। तो आपको अगर ऐसा चाहिए कि आपको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए और रिटर्न ज़्यादा चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आमतौर पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं टैक्स सेविंग वाले फंड्स और एक होते हैं नॉन टैक्स सेविंग वाले फंड्स। टैक्स वाले फंड्स को बोलते हैं ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप ELSS के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। इस ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन होता है। कुछ भी हो जाए आप ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वर्स्ट के सिनारियो में अगर डेथ हो जाती है फर्स्ट एप्लीकेंट की, तो ही वो एक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि ये पैसा सेकंड एप्लीकेंट के नाम से ट्रांसफ़र करें या फिर आपको निकालना है। अदरवाइज़ 3 साल होने से पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल का लॉक इन है और उसके बाद आप कभी भी निकालिए। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज़ 3 साल की FD की है और 3 साल के बाद आपने वो पैसा निकाला ही नहीं, तो बाकी जो ज़्यादा दिन हुए हैं उसके पैसे आपको, उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। अगर 3 साल का लॉक इन है ELSS में, तो उसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हो पैसा। 30 साल के बाद भी निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपका रेट उस दिन होगा, उस रेट से वो यूनिट्स बेचे जाएंगे और उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जो नॉन टैक्स सेविंग वाले फंड्स होते हैं, वहाँ पे आपको 80C सेक्शन जो है इनकम टैक्स का, उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। वहाँ पे आपका कोई लॉक इन नहीं होता है। वहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा 1 साल के अंदर निकाला इक्विटी फंड में, तो आपको प्रो रेटा बेसिस पर कुछ कंपनीज में, कुछ फंड्स में अप टू 1% के चार्ज आपको पड़ सकता है। फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए, ELSS में 3 साल का लॉक इन है और नॉन ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन नहीं होता, कोई भी लॉक इन नहीं होता।
इक्विटी फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो और वहाँ से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपका पैसा 4 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कई बार लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें हमारा पैसा नहीं आया, तो हम लोग उनको पूछते क्या आपने बैंक अकाउंट चेक किया? वो बोलते हैं नहीं, हमने एसएमएस अभी तक हमें आया नहीं है। प्लीज़ एसएमएस के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, बैंक अकाउंट देखिए, उसमें आया होता है 4 वर्किंग डेज में पैसा आपका। अगर डेट फंड है, लिक्विड फंड है, तो वहाँ पे आपको आपका पैसा नेक्स्ट वर्किंग डे पे वापस मिल सकता है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 दिन या नेक्स्ट वर्किंग डे, वो टाइम शुरू होता है जब आपकी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट यानी पैसा निकालने की रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट होती है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, भले वो अमाउंट कुछ भी हो, वो पैसा अगर आप चेक से पे कर रहे हो तो आपका पैसा पे करने के बाद आपको इमीडिएटली उसी दिन की एनएवी नहीं मिलेगी, यानी उसी दिन का रेट नहीं मिलेगा। तो आपको किस दिन का रेट मिलेगा? जिस दिन आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास यानी उनके अकाउंट में जमा हुआ है, तो उस दिन की एनएवी यानी उस दिन का रेट आपको मिलेगा। कई बार हमें पूछा जाता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 5,000 लमसम की इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना इन्वेस्ट करना, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1,000 रुपीज़। एंड कई कंपनीज है जो टैक्स के फंड्स में यानी ईएलएसएस के फंड्स में 500 रुपीज़ से भी शुरू करते हैं एसआईपी के अमाउंट। अब इससे आगे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहो उतना आप करिए। एक रिकमेंडेशन हम लोग हमेशा देते लोगों को, आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करिए या न करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक की एसआईपी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास 5,000 रुपया है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तभी जाए जब आपके पास कोई बड़ी अमाउंट हो, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी है बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हर महीने के आखिर में आपके पास जितनी भी कुछ अमाउंट बाकी है, 5,000 उससे ज़्यादा जो भी, उतनी अमाउंट आप शुरू कर सकते हो सेविंग्स के लिए। सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि हमें तो इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ये कैसे डिसाइड करें। सीधा सा लॉजिक आपको बताता हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पहले ये सोचिए कि आपका वो पैसा कितना ज़रूरी है। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आपका थोड़ा सा स्पेयर वाला पैसा है जो बाद में भी आपको मिला तो भी कोई टेंशन नहीं है, एकदम बहुत ज़रूरी डे टू डे लाइफ में लगने वाला तो पैसा नहीं है। अगर ऐसा पैसा है तो सेफ से सेफ फंड इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहले म्यूचुअल फंड देख तो लीजिए कि कैसे काम करते हैं, तो इसलिए आप सेफ वाले फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपना एग्रेसिवनेस जो है म्यूचुअल फंड में वो बढ़ा सकते हैं। वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर गाइड कर सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कितने महीने तक या कितने दिन तक या कितने सालों तक वो पैसा वहाँ पर रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार ये जो पैसा है ना, ये मैं अपने रिटायरमेंट के लिए रख रहा हूँ, ये पैसा मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रख रहा हूँ, ये पैसा मैं 10 साल के बाद यूज़ करूँगा। और उसके बाद कभी कभी होता क्या है कि उनको कोई एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि कोई कहीं पे आपको फ्लैट लेना है या कहीं पे आपको लैंड खरीदनी है या फिर कहीं पे अचानक पैसे की इमरजेंसी आती है और लोग इमीडिएटली उसमें से पैसा निकालते हैं। पैसा निकालते टाइम कई बार ऐसा उनको लगता है कि अरे जो मुझे बताया गया था, जो मैंने स्टडी किया था, उसके हिसाब से तो पैसा नहीं मिला। अब एक बात यहाँ पे याद रखिए कि आपको जब कोई फंड रिकमेंड किया जाता है तो वो उस हिसाब से रिकमेंड किया जाता है जितना टाइम पीरियड आप हमें बता रहे हैं कि आपको 10 साल के बाद चाहिए पैसा, 5 साल के बाद, उसके हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। अगर उसके पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आप वैसा, अगर उसके पहले आप पैसा निकालते हैं तो उतना ड्यूरेशन उस पैसे को मिला नहीं है एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो कहाँ से मिलेंगे अच्छे रिटर्न्स? तो हम लोग आपको हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले तो आप डिसाइड करिए आपको वो पैसा कितने महीने, कितने दिन या कितने सालों तक वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत सिंपल तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का। आज की डेट में बैंक्स में एफडी के रेट्स बहुत कम हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक्स के एफडी खराब है, नहीं, बैंक्स के एफडी भी अच्छे हैं, लेकिन हर मरीज़ के लिए सेम दवा कैसे काम आएगी।
तो एफडी कुछ लोगों को मैच होगी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कुछ लोगों के रिक्वायरमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड मैच होंगे, कुछ लोगों के रिक्वायरमेंट्स के लिए मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपको महंगाई को हराना है, महंगाई से भी ज़्यादा अगर आपको रिटर्न्स पाने हैं, आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स के अलावा दूसरा कोई आसान तरीका नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को आपको खुद को ये देखना नहीं होता है कि शेयर मार्केट में कौन से शेयर का रेट कम हुआ, कौन सा ज़्यादा हुआ। आपको आपके पैसे मैनेज नहीं करने हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजमेंट टीम होती है जो कि आपके पैसे को हैंडल करती है। वो उसमें एक्सपर्ट्स है, कई सालों से उसी में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी उसी से मिलती है, उनको इंसेंटिव उसी से मिलते हैं, एंड उनका काम ही वही है कि आपको अच्छा पैसा बना के दे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेयर मार्केट नीचे आता है तो आपका पैसा नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। ये उस फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फंड मैनेजर तो उसका बहुत अच्छा ट्राई करता रहता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। कोई भी कंपनी, कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा कम हो। लेकिन अगर शेयर मार्केट नीचे आता है तो भैया क्या करेंगे, थोड़ा सा तो आपका भी फंड वैल्यू नीचे जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको पेशेंस रखने होते हैं। शेयर मार्केट एक रबर बॉल की तरह है, वो जितना ज़ोर से नीचे जाएगा उससे दुगने स्पीड में वो वापस ऊपर आएगा। ये आज तक हमेशा प्रूव हुआ है। तो अगर कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपको सिर्फ पेशेंस रखने हैं, आपका पैसा वापस ऊपर आएगा जब ये शेयर मार्केट ऊपर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने 5 साल की एफडी की है। अब बताइए, अगर आप किसी बैंक में 5 साल की एफडी करते हैं तो क्या आप हर रोज़ या हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में बैंक में जाके आप पूछोगे कि भैया मेरा पैसा कितना हुआ एफडी का? नहीं पूछोगे ना। वैसे ही आपको ये म्यूचुअल फंड का कंसिडर करना है। अगर आपने 5 साल का है ना, तो आप 5 साल तक उसको मत देखिए। अगर लगता है कि कोई बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है या हो रहा है तो ही उसको हम लोग हाथ लगाएंगे, अदरवाइज आप उसको रख दीजिए। हम तो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड हर एक ने खरीदने चाहिए, हर कोई आना चाहिए इस इंडस्ट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर, भले वो 5,000 ही क्यों ना हो, भले वो 1,000 पर मंथ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ तो फंडे आपको क्लियर हो गए हैं, अगले कुछ वीडियोस में और कुछ फंडेस क्लियर होंगे। सारे फंडे एक वीडियो में मैं नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि वो आपके लिए ओवरडोज हो सकता है। तो धीरे धीरे सारे फंडेस जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हमें सजेशंस आते हैं, हम लोग ये सारे फंडे आपके क्लियर करते रहेंगे, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ। आप हमें कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग आपके सामने वीडियो लाते जाएंगे। अब आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में लाइफ का एक अलग एंगल, एक अलग विचार लेकर। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।